गहरी अंधेरी रात, चारों ओर फैला सन्नाटा और सन्नाटे को चीरती हुई हवाओं की खौफनाक आवाज़, ये सब मिलकर उस माहौल को हैवतनाक रूप दे रहे थे जिसमें रहकर बड़े बड़े पत्थर दिल का भी कलेजा कांप जाए। रात के उस पहर जब सभी पुरसुकून होकर अपने अपने घरों में नींद के आगोश में सोए थे, ठीक उसी वक्त उस भयानक रात में कोई अपनी रिहाइशगाह से बाहर बहुत दूर एक कब्रिस्तान में खामोशी से बैठा था। ये दाई माँ थी जो उस भयानक रात में कब्रिस्तान में थी। उन्हें कभी भी किसी शय से डर नहीं लगा। कब्रिस्तान के सन्नाटे में उन्हें सुकून मिलता था। यूं तो उस कब्रिस्तान में उनका अपना कोई नहीं था, मगर फिर भी वो कब्रिस्तान की हर कब्र के पास जाकर उनके लिए दुआ करती। वो एक एक कब्र पर इस तरह से अपनी हाजिरी देती जैसा कि कब्र के अंदर सो रहा वजूद उनसे मुखातिब हो। कब्रिस्तान के अंदर उन्हें कभी भी भय नहीं लगा। उन्हें कभी कभी कब्रिस्तान के अंदर रात भी हो जाती थी। सारी रात वहाँ बैठे रहने पर भी उनके चेहरे पर खौफ के आसार नज़र नहीं आते थे। पूरे गांव में दाई माँ को सब जानते थे। लोग उनकी कद्र भी करते थे। दाई माँ से कभी भी कोई भी उनके निजी मामलों के बारे में सवाल नहीं करता था कि वो कहाँ जाती हैं और क्यों जाती हैं। लोग जानते भी थे कि वो रातों को कब्रिस्तान निकल जाया करती हैं, मगर किसी ने भी उन्हें वहाँ जाते वक्त टोका नहीं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि मैं अपना परिचय आपसे करवा दूं। मेरा नाम पारुल है। उन दिनों मैं कॉलेज की छुट्टियों में अपने चाचा जी के घर आई थी। मैं दिल्ली कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। छुट्टियां मिली तो चाचा जी के घर आ गई। चाचा जी के घर उनके पोते का जन्म हुआ था। छुट्टियां बिताने के साथ मैं उनके पोते को भी देखने आई थी। मैं चाचा जी के यहाँ बहुत कम आती जाती थी, इसलिए वो मुझे अक्सर अपने घर में आने को कहते थे। ये पहली बार था जब मैं ज़्यादा दिनों के लिए उनके घर आई थी। मैंने इन्हीं दिनों में दाई माँ को देखा था। शुरुआत के दिनों में तो मैं गांव में घूमी। 2-3 दिन गांव में घूमने के बाद मेरी मुलाकात दाई माँ से हुई। दाई माँ से मेरी मुलाकात का भी एक दिलचस्प किस्सा है। एक दिन की बात है। चाचा जी का पोता सुबह से रोए जा रहा था। लोगों ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, मगर वो चुप ना हुआ। रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया। कुछ ही देर में उसका शरीर बुखार से तपने लगा। डॉक्टरी की पढ़ाई मैं कर रही थी तो मुझे थोड़ी मालूमात तो थी ही। मैंने बच्चे को गोद में लिया, उसे देखा। उसे बहुत तेज बुखार था। फिर चाचा से मैंने उसे अस्पताल ले जाने को कहा। चाचा जी का बेटा अजय अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर अस्पताल चला गया। पूरे 3 घंटे के बाद वो लोग वापस आए। उस वक्त बच्चा सो रहा था, मगर जब बच्चा नींद से जागा तब फिर रोने लगा। दवाई देने के बाद भी उस पर कोई असर ना हुआ। दवाई के असर से वो कुछ देर के लिए सो तो जाता था, मगर जागते ही रोने लगता था। बारी बारी से उसे सभी लोग गोद लेकर चुप कराने की कोशिश करते थे, मगर वो चुप नहीं होता था। सारा दिन यूं ही बीता और रात भी ऐसे ही बीत गई। रात को रह रह कर वो रोने लगता था। बच्चे को यूं परेशान होता देख चाची जी कहने लगी, मुझे ये तो बुरी नज़र का मामला लगता है। न जाने मेरे पोते को बुरी नज़र किसने लगा दी। अब मुझे बच्चे को अपनी दाई माँ को दिखाना होगा। मैं दाई माँ को इसे दिखाऊंगी। ये पहली बार था जब चाची जी के मुंह से मैंने दाई माँ का नाम सुना था। दूसरे दिन सुबह बच्चा नींद से जागा और रोने लगा। मैंने उसे गोद में लिया और चुप कराने की कोशिश करने लगी। मैं अभी उसे चुप करा ही रही थी
कि तभी चाची जी बोल पड़ी, अरे दाई माँ आप, मैं आपके पास ही आने वाली थी। दाई माँ का नाम सुनकर मैंने पलट कर देखा तो एक बहुत बुजुर्ग महिला, जिनकी उम्र लगभग 90 साल से ऊपर रही होगी, वो सीधे चलते हुए मेरे पास आ खड़ी हुई। उन्होंने बच्चे पर एक नज़र डाली और उसे घूरने लगी। ये ताज्जुब की बात थी कि जो बच्चा 2 दिनों से रो रहा था, वो दाई माँ के सिर्फ घूरने भर से चुप हो गया था। दाई माँ ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और उस पर दम कर दिया। फिर दाई माँ बच्चे को देखती रहीं। काफ़ी देर तक वो बच्चे को घूरती रहीं। बच्चे को घूरते हुए अपनी निगाहें उन्होंने ऊपर उठाई, फिर छत की ओर एक कोने में घूरने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी अनदेखे वजूद को घूर रही हों। फिर नज़रें घुमाते हुए उन्होंने दूसरी ओर नज़रें फेरी और काफ़ी देर तक वहाँ भी घूरती रहीं। वो वहाँ से निकलकर दरवाजे के पास आ गई और फिर आसमान की ओर घूरने लगी। बिना कुछ बोले वो सिर्फ आसमान की ओर घूरे जा रही थी। हम सब खड़े ये तमाशा देख रहे थे। काफ़ी देर आसमान में घूरते रहने के बाद वो पलट कर मेरे करीब आई, मेरे गोद से बच्चे को ले लिया और फिर उन्होंने उस पर अपना हाथ फेरा, फिर बच्चे को मुझे वापस दे दिया। इसके बाद वो चाचा और चाची जी से कहने लगी, दिन ढलने और दोपहर होने के बाद बच्चे को किसी भी वीरान जगह के करीब से लेकर मत जाना। इस बात का ख्याल तब तक रखना जब तक बच्चा अपने पैरों पर चलने ना लगे। अब तुम्हारे बच्चे को कोई भी बुरी नज़र या शय परेशान नहीं करेगी। ये कहकर दाई माँ वहाँ से चली गई। मैं हैरत ज़दा होकर उन्हें देखती रही। बच्चा अब बिल्कुल ठीक था। मैंने चाची जी से पूछा, चाची जी ये कौन है? चाची जी ने कहा, ये हमारे गांव की दाई माँ है। पूरा गांव इन्हें दाई माँ कहता है। ये कहकर उन्होंने गोद से बच्चा लिया और अंदर चली गई। मैं दाई माँ के बारे में और भी जानना चाहती थी, इसलिए उस दिन रसोई घर में खाना बनाते वक्त मैंने चाची जी से दाई माँ के बारे में फिर जिक्र किया। मैं तफसील से दाई माँ के बारे में पूछने लगी। चाची जी कहने लगी, दाई माँ इस गांव में सबसे पुरानी बुजुर्ग महिला हैं। तुम्हारे चाचा जी अपने बचपन से इन्हें देखते आ रहे हैं। दाई माँ की सब इज्जत करते हैं, कोई भी उनकी बात को नकार नहीं सकता। चाची जी की बात काटते हुए मैंने कहा, क्या वाकई दाई माँ इस गांव की सबसे बुजुर्ग महिला हैं? देखने में तो यूँ लगता है जैसे कि वो आपकी उम्र से थोड़ी सी ही बड़ी हों। हाँ, चेहरे में पड़ी थोड़ी झुर्रियाँ उनकी उम्र का सबूत देती हैं, मगर चाल ढाल तो बिल्कुल आप जैसी ही है। लगता नहीं कि वो 90 से ज़्यादा साल की होंगी। इस पर चाची जी ने कहा, हाँ, अपनी उम्र से वो छोटी लगती हैं। मैं कहने लगी, दाई माँ के ख़ानदान में और कौन कौन है? चाची जी ने कहा, कोई नहीं। इनके ख़ानदान के बारे में कोई नहीं जानता। ये अकेले ही रहती हैं। इनके घर में कोई नहीं है। इनके घर में सिर्फ एक दिया, एक चारपाई और कुछ दरियाँ हैं। पहनने के लिए 1-2 जोड़ा कपड़ा है। बर्तन नहीं हैं। घर में चूल्हा भी नहीं है। पास पड़ोस के लोग कभी कभी अपने घर से उनके लिए खाना ले जाया करते हैं, वरना वो बिना खाए ही कई दिनों तक यूं ही रह लेती हैं। वो अपना ज़्यादातर समय नमाज और इबादत करके ही गुजारती हैं। उनके घर में कोई नहीं आता और ना ही वो किसी के घर जाती हैं। अगर किसी को मुसीबत में उन्होंने देखा तो वो उनके घर में चली जाती हैं। लोग कहते हैं कि इनके पास ढेर सारे जिन हैं जो रात में कभी कभी इनसे बातें भी करते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि कई बार आस पड़ोस के लोगों ने दाई माँ के अकेले में बात करते हुए सुना। चाची की बात सुनकर मैंने कहा, चाची जी, क्या आपने कभी इन्हें किसी जिन के साथ देखा? क्या ये सच है कि कोई जिन इनके साथ रहता है? इस पर
चाची जी कहने लगी, मैंने जिन्न तो नहीं देखा, मगर ढेर सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं जो ये साबित करते हैं कि इनके पास जिन्न है। कैसे वाक़यात? मेरे पूछने पर चाची जी बोली, हर साल ईद और बकरीद के मौके पर दाई माँ बच्चों को कीमती कपड़े और मिठाइयाँ बांटती हैं। इसमें हैरत ये है कि वो किसी से भी कपड़े मंगवाती नहीं, किसी से भी मिठाइयाँ नहीं मंगवाती। ढेर सारी ऐसी ऐसी मिठाइयाँ बांटती हैं जैसी मिठाइयाँ पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। दूर दूर तक यहाँ ऐसी मिठाइयाँ नहीं मिलती। कभी कभी तो वो बच्चों को बिना मौसम के फल लाकर भी दे दिया करती हैं। ऐसे ढेर सारे वाक़यात हैं जो ये साबित करते हैं कि दाई माँ के पास जिन्न मौजूद हैं। इसलिए वो रात में कभी कभी शमशान या कब्रिस्तान में भटकती रहती हैं। दाई माँ के पास ज़रूर जिन्न हैं। ये सुनकर मैंने चाची जी से कहा, चाची जी चलो एक बार दाई माँ के घर चलते हैं, मुझे उनका घर देखना है। चाची जी कहने लगी, हाँ ज़रूर, ये खाना उन्हीं के लिए ही पका रही हूँ, अभी मेरे साथ चलना। चाची की बात सुनकर मैं खुश हो गई। जल्दी से हमने खाना बनाया और फिर दाई माँ के लिए खाना लेकर उनके घर की ओर निकल पड़ी। दाई माँ का घर चाची जी के घर से थोड़ा सा दूर ही पर था। हम दोनों दाई माँ के घर पहुँच गईं। उनके आंगन में कुछ फरियादी जमा थे और दाई माँ एक चारपाई पर बैठी थी। हाथों में तस्बीह फेरते हुए वे लोगों की फरियादें सुन रही थीं। चाची जी दाई माँ के पास गईं, कहने लगी, दाई माँ खाना। दाई माँ ने अंदर की ओर इशारा किया। चाची जी अंदर चली गईं और अपनी थाली को वहीं पर रख दिया। फिर वो बाहर आकर बैठ गईं। चाची जी के साथ मैं भी बैठ गई। मैं देखने लगी कि तरह तरह के लोग दाई माँ के पास आते थे। कोई अपने बीमार बेटे या बाप को लेकर आता था, तो कोई भूत प्रेत से पीड़ित आता था। दाई माँ सभी का इलाज करती थी। वहाँ बैठे हुए मैंने दाई माँ के घर के चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ाईं। दाई माँ का घर बहुत ही ज़्यादा पुराना था। देखने में ही लगभग 150 साल से पुराना लग रहा था। पुराने तरीके के अलमारियाँ, मेहराब और दरवाजे इस बात का सबूत थे कि वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। इतने पुराने होने के बावजूद भी वो मजबूती से खड़े थे। दाई माँ के घर के कमरों में मैंने अपनी निगाहें दौड़ाई। कमरे खाली पड़े थे। उन खाली कमरे में भी मुझे कोई शय महसूस हो रही थी, या फिर ये बस चाची जी के बताए हुए बातों का असर था। जो भी हो, मैं तो बस उन्हें देखना चाहती थी कि दाई माँ कहाँ और कैसे रहती हैं। काफ़ी देर यूं ही देखने के बाद मैंने दाई माँ की ओर देखा। दाई माँ बारी बारी से सबका इलाज कर रही थी। किसी को दम कर रही थी, किसी को दम करके पानी दे रही थी। इस तरह से उन्होंने अपने सारे फरियादियों की बात सुनी। कुछ फरियादी उनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे, तो कुछ फरियादी उनका धन्यवाद करने आते थे। उनके पास जो भी आता था खाली हाथ या निराश नहीं जाता था। जब सारे फरियादी वहाँ से चले गए, तब चाची जी दादी माँ के पास बैठ गईं। दादी माँ कहने लगी, क्या हुआ बेटी, अब तुम्हारा बेटा कैसा है? इस पर चाची जी ने कहा, वो अब सही है। आप जब से उसको देख कर गई हैं, तब से वो बिल्कुल सेहतयाब है। आपके लिए खाना रख गई हूँ, आप खा लीजिएगा। दाई माँ ने कहा, ठीक है, परेशान मत हो। उसके बाद चाची जी ने कहा, दाई माँ, ये मेरी भतीजी है। ये दिल्ली में डॉक्टरी की पढ़ाई करती है। आपकी दुआ लग जाए तो ये अपने मकसद में कामयाब हो सकती है। दाई माँ ने मेरी ओर देखा। उन्होंने आंखें बंद की, मन ही मन कुछ पढ़कर मुझ पर दम कर दी। फिर कहने लगी, अल्लाह बेहतर जानता है, वो इसे कामयाबी देगा। ये कहकर उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरा। फिर मैं चाची जी के साथ वापस चली आई। अब मैं अपने मन में दाई माँ के बारे में ही सोच रही थी। चाची जी की बताई हुई बातें सोच रही थी। मैं ये जानना चाहती थी कि दाई माँ
ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं। मेरे सामने का वाक़या था कि उन्होंने चाचा जी के पोते को ठीक किया था और लोगों का भी भरोसा था कि वो सभी को ठीक कर देती हैं। ये सब वो कैसे कर देती थी। इन सब बातों की जानने की इच्छा मेरे मन में बढ़ती जा रही थी। एक बार की बात है, मैं खाना खाकर अपने चाचा जी के छत पर टहल रही थी। चाचा जी के छत से दाई माँ का घर सामने से दिखता था। मैंने दाई माँ को देखा तो वो आंख बंद किए तस्वीर फेरते हुए कुछ पढ़ रही थी। मैं नीचे आ गई और फिर सोने की कोशिश करने लगी। उस दिन न जाने क्यों मुझे नींद न आ रही थी। मैं सिर्फ दाई माँ के बारे में सोच रही थी। नींद ना आने के कारण मैं उठकर बैठ गई। मेरे मन में आया, क्यों ना ऊपर जाकर दाई माँ के घर की ओर देखते हैं। दाई माँ इस समय क्या कर रही होंगी। यही सोचकर मैं चाचा जी के छत पर आ गई। छत पर आकर मैंने दाई माँ के घर की ओर देखा। दाई माँ वहाँ पर नहीं थी। उनके घर में सन्नाटा पड़ा था। फिर कुछ देर के बाद मैंने वहाँ पर किसी को टहलते देखा। मैं ध्यान से देखने लगी। वो दाई माँ ही थी जो अंधेरे में अपने आंगन में टहल रही थी। टहलते टहलते वो एकदम से रुकी और फिर अपने कमरे की ओर देखने लगी और फिर अपना सिर और हाथ हिलाकर इस तरह से बातें करने लगी जैसे कि कोई उनके सामने खड़ा हो। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। छत पर मैं अकेली थी और मैं डर भी गई। आखिर दाई माँ ये किससे बातें कर रही थी। उसके बाद दाई माँ जाकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। वहाँ पर अंधेरा पड़ा था, मगर फिर न जाने कैसे वहाँ पर दिया रोशन हो गया। दिया किसने जलाया ये मैं नहीं देख पाई, मगर दाई माँ अपनी चारपाई से उठकर नहीं गई थी। ये देखकर मैं थोड़ा सा कांप कर रह गई। तुरंत मैं नीचे आ गई। सोचने लगी कि आखिर ये मैंने क्या देख लिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनके आस पड़ोस वाला ही वहाँ मौजूद हो और उसने दिया जला दिया हो और मैं फिजूल में ही डर रही हूँ। मैं इस रहस्य को जानकर रहूँगी। मेरे दिल में ये सब जानने की इच्छा बढ़ती ही चली जा रही थी। एक दिन की बात है, चाची जी ने मुझे खाना देते हुए दाई माँ को देने को कहा। ये रात का वक्त था। रात के वक्त गांव में ज़्यादातर सन्नाटा हो जाता था। मैं थाली लेकर दाई माँ के घर की ओर चली गई। वहाँ पर जाकर मैंने दाई माँ को खाना दिया। दाई माँ ने इशारे में अंदर रखने को कह दिया। मैंने थाली अंदर रख दी और फिर वहाँ पर आकर खड़ी हो गई। दाई माँ आँख बंद किए हुए कुछ पढ़ रही थी। मैं उस कमरे में चारों ओर देखने लगी। मैंने झांक कर रसोई की ओर देखना चाहा, मगर तभी दाई माँ की आवाज़ सुनाई दी, तुम अभी यहीं पर खड़ी हो, जाओ अपने घर जाओ। दाई माँ की बात पर मैं वहाँ से अपने घर आ गई, मगर मेरे दिल में ये सब जानने की इच्छा और बढ़ने लगी थी। एक रोज़ की बात है, मैं ऊपर टहल रही थी। छत पे टहलते हुए मैंने फिर से दाई माँ को किसी से बातें करते देखा। वो अपने कमरे में बैठे किसी से बात कर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उनके सामने कोई नहीं होता था। मैं सोचने लगी कि आखिर इस राज से पर्दा हटना ही चाहिए। मैं चुपचाप नीचे आई। देखा तो सभी लोग सो रहे थे। मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया और दबे पांव चाचा जी के घर से बाहर आ गई। फिर धीरे धीरे मैं हिम्मत करते हुए दाई माँ के घर के करीब पहुँची। मैं जैसे ही उनके घर के करीब पहुँची, एक अजीब सा डर मुझे लगा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं वहाँ तक जाऊँ। मैं डर के मारे वहाँ से वापस आ गई। अच्छी बात ये थी कि मेरी जाने की खबर किसी को नहीं लगी थी, लेकिन मैं अपने आप को कोस भी रही थी, क्योंकि मैं दाई माँ का रहस्य जानना चाहती थी और इसीलिए मैं जानबूझकर कई बार देर रात तक चाचा जी की छत पर टहला करती थी। एक दिन की बात है, मैं देर रात तक चाचा जी की छत पर टहल रही थी कि तभी मैंने देखा दाई माँ अपने घर से बाहर निकली और वो चलते हुए
काफ़ी दूर तक चली गईं। मैंने ये सब बड़ी देर तक देखा। दाई माँ काफ़ी देर तक लौट कर नहीं आई। मैं समझ गई कि ये काफ़ी देर के लिए गई हुई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता था। दाई माँ अपने घर को छोड़कर सारी रात कहीं दूर चली जाया करती थी। मैंने इस बात का फ़ायदा उठाना चाहा और चुपचाप चाचा जी के घर से निकल आई और फिर दाई माँ के घर के अंदर दाखिल हुई। वहाँ उस रात उनकी गैर मौजूदगी में बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। पुरानी तरकीब से बना हुआ घर, बड़े बड़े दरवाजे और पुरानी दीवारें, ये सब कुछ भयानक लग रही थीं। मेरा तो 1 मिनट के लिए कलेजा कांप गया, मगर मैंने अपनी हिम्मत बटोरी और उनके घर में दाखिल हो गई। मैं उनके एक एक कमरे में जाने लगी। 2 कमरों को मैंने देखा, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर मैं अगले कमरे की ओर बढ़ी, मगर तभी एक तेज़ आवाज़ मुझे सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने चौंक कर पलट कर देखा। मेरे सामने दाई माँ थी। मैं डर गई। मैं कांपने लगी। मेरी आवाज़ डर के मारे नहीं निकल रही थी। मैंने कहा, वो मैं यहाँ पे मैं आई थी आपके। दाई माँ कहने लगी, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें अपने घर में होना चाहिए। जाओ, मुझे खाना वाना नहीं लेना। जब लेना होगा तो मैं बता दूंगी। जाओ यहाँ से, और रात में अपने घर से बाहर मत निकला करो। जाओ अब। दाई माँ के ऐसे कहने पर मैं तुरंत वहाँ से भाग आई। मैं हैरत ज़दा थी कि दाई माँ इतनी जल्दी वहाँ पर कैसे आ गई थी। मैं चुपचाप घर पर आई और लेट गई। सोचने लगी कि अब दाई माँ चाचा चाची से मेरी शिकायत करेंगी। मैं दूसरे दिन डरते हुए उठी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। दाई माँ ने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं एक बार चाची जी के साथ दाई माँ को खाना देने भी गई, मगर दाई माँ ने तब भी कुछ नहीं कहा। मगर एक दिन चाची जी ने मुझे दाई माँ को खाना देने के लिए भेजा। मैं थाली लेकर दाई माँ के घर पर गई। मैंने उनके कहने पर उनकी थाली को उनके कमरे में रख दिया और वहाँ से वापस आने लगी। तभी दाई माँ ने कहा, सुनो लड़की। मैं रुक गई, थोड़ा सा कांपने भी लगी। उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनके पास गई। उन्होंने कहा, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैंने कहा, जी मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। अच्छा, तुम अपने चाचा जी के यहाँ आई हो? जी हाँ। अच्छा, ठीक है। तुम रातों को बाहर मत निकला करो। मैंने देखा है अक्सर तुम्हें ऊपर टहलते हुए। जब ये बात दाई माँ ने हमसे कही तो मैं काँप कर रह गई। उन्होंने कहा, और घर के बाहर भी मत निकला करो। मेरे घर जब भी आना हुआ करे, मेरी मौजूदगी में ही आया करो। जी दाई माँ। ये कहते हुए मैंने उनसे विदा ली। उन्होंने मुझे जाने को कहा और मैं चली आई। मैं फिर 2-3 दिन तक ना छत पर टहली और ना ही खाना देते वक्त उनके कमरों में झांका। मैंने कुछ दिन तक अपने आप को रोक कर रखा, मगर मेरे अंदर दाई माँ के रहस्य को जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी और इसीलिए एक दिन मैं खुद को रोक ना पाई। मैं हिम्मत करके चुपचाप लगभग रात के 1 बजे चाचा जी के घर की छत पर गई। वहाँ से मैंने दाई माँ के घर की ओर देखा। दाई माँ कहीं जाती हुई दिखाई दी। रात के लगभग 1 बज रहे थे और इस वक्त दाई माँ कब्रिस्तान ही जाया करती थी। मैंने ये बात गांव वालों और चाची जी से भी सुनी थी। मैंने सोचा, क्यों ना आज इनका पीछा किया जाए। ये सोचकर मैंने अपने अंदर थोड़ी हिम्मत भरी और फिर चुपचाप वहाँ से उतरकर उनके पीछे लग ली। मैं दबे पांव उनका पीछा करने लगी। वो काफ़ी दूर जा रही थी। दूर तक निकलते हुए वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं काफ़ी देर तक आगे बढ़कर उन्हें खोजने की कोशिश करने लगी, मगर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने अब वहाँ से वापस आना ही ठीक समझा। मैं झट से वापस आने लगी, मगर वापस आते वक्त मुझे
कुछ एहसास होने लगा। ऐसा एहसास कि कोई मेरे कदम से कदम मिलाकर ठीक मेरे पीछे ही चल रहा है। मैं जैसे चलती मुझे किसी और के कदमों की आहट भी महसूस होती। मैं डर गई और वहाँ से तेज़ी से भाग निकली। मैं भागते हुए वापस चाचा जी के घर पर आई और फिर चुपचाप आकर अपने कमरे में लेट गई। काफ़ी देर तक मुझे ये महसूस होता रहा कि कोई मेरे आसपास है। मुझे ये भी महसूस होता कि कोई मेरे कानों में बोल रहा था, वहाँ पर तुम क्या करने गई थी? तुमने दाई माँ का पीछा करने की हिम्मत कैसे की? ये आवाज़ें मेरे दिमाग की ही थी या फिर कोई बोल रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी, मगर मैं ठीक से सुन पा रही थी और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई और इसी डर ने मुझे बीमार कर दिया। मैं इतना बीमार हुई कि अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ गई। मैं 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही। अस्पताल से फ्री होकर जब मैं वापस चाचा जी के घर आई तो गांव के सभी लोग मुझसे मिलने आए। फिर आखिर में दाई माँ आई। उन्होंने काफ़ी देर तक मुझसे बातें की और फिर सभी को कमरे से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझ पर दम किया और फिर मुझसे कहने लगी, तुमने जो गलती की, ऐसी गलती दोबारा मत करना बेटा। मेरा पीछा मत करना। कभी भी कोई भी बात हो तो सीधा मुझसे मिलना। ये कहकर दाई माँ वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई थीं और अब मैं वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आ रही थी। मैंने दाई माँ से मुलाकात की और वहाँ से निकल पड़ी। मेरी रात की ट्रेन थी। रात में मैं ट्रेन पर बैठकर वहाँ से अपने शहर के लिए निकल पड़ी। ट्रेन चल पड़ी। चलती ट्रेन से मैंने खिड़की से एक कब्रिस्तान को देखा जिसमें दाई माँ बैठी हुई थी और मैंने अपनी डायरी निकालकर दाई माँ की कहानी लिखनी शुरू कर दी।